हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश का दूसरा चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, प्रकाश का अपवर्तन जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले जो है प्रकाश से संबंधित प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, इसके विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन जो कि प्रकाश का प्रथम चैप्टर है, यदि वो नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाइए और इस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको प्रकाश का अपवर्तन सही तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रकाश के अपवर्तन की तरफ मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, जो है आपका प्रकाश का अपवर्तन यानी कि प्रकाश के विषय में लोग इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि प्रकाश वह कारक है या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और हमारे सौर मंडल में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन था? आपका सूर्य था। फिर देखते हैं क्या कि प्रकाश का अपवर्तन आखिर होता क्या है। प्रकाश तो आप लोग जानते हैं ना, प्रकाश सबको पता है, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम होना आवश्यक है। दो माध्यम रहेगा तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन क्या होता है समझते हैं। देखिए, ये आपका समझिए कि दो माध्यम है और दो माध्यम को ये जो पॉइंट अलग अलग कर रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है? हवा। क्या आपका हवा है? ये समझिए कि आपका जल है। क्या है? आपका जल। ये समझिएगा ये आपका हवा है, ये आपका जल है। प्रकाश बताइएगा कि प्रकाश का स्पीड किस में ज्यादा होता है, हवा में कि जल में? जाहिर सी बात है हवा में होगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है ना, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। और पानी में जो होता है इसमें कम होता है। कितना होता है? 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है, अर्थात 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी कि प्रकाश गति यहाँ ज्यादा है और प्रकाश गति यहाँ कम है। समझ गया ना? प्रकाश गति यहाँ ज्यादा और प्रकाश गति यहाँ कम है। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है ना, उसे कहते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। दो माध्यम होता है, एक को कहते हैं विरल माध्यम, एक आपका जो होता है विरल माध्यम होता है, और एक आपका जो होता है सघन माध्यम होता है। दो माध्यम होता है, पहला होता है विरल, दूसरा क्या होता है? सघन। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है उसे कहते हैं विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम होता है यानी कि उसकी तुलना में कम होता है उसे कहते हैं सघन माध्यम। जैसे कि हवा में प्रकाश का वेग ज्यादा है ना, तो इसके कंपेयर में ये क्या है? विरल माध्यम है। लेकिन जल में जब आते हैं तो जल में क्या है? प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम है, तो ये क्या हो गया? आपका सघन माध्यम हो गया। ठीक है ना? देखिए, तो जब प्रकाश किरण यहां से सपोज करिए कि प्रकाश किरण यहां आई, इस माध्यम से टकराई, प्रकाश किरण जो है यहां आया, इस बिंदु आया और इस बिंदु पर टकराया, यह आपका आपतन बिंदु है। यह आती किरण आपका आपतित किरण हो गया। ठीक है, तो जब प्रकाश की स्पीड यहां आते तो यहां स्पीड तेज है, लेकिन जैसे इस माध्यम में टकराएगी ना तो क्या करेगी? या तो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। या तो अभिलंब से दूर हटेगी, या आपका अभिलंब हो गया, तो या तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या अभिलंब से दूर जाएगी। तो चूंकि यह हवा है, हवा से आपका जा रहा है किधर की तरफ? सघन माध्यम यानी कि जल में जा रहा है, तो क्या होगा? ये अभिलंब की तरफ थोड़ा मुड़ जाएगा। अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। इसको जाना था सीधे, लेकिन क्या हो गया? अभिलंब की तरफ मुड़ गया। ये आपका था अभिलंब, ये क्या आपका अभिलंब है। इसको जाना, इस प्रकाश को जाना था सीधे, लेकिन क्या हो गया? थोड़ा ये अभिलंब की तरफ क्या हो गया? मुड़ गया। क्या हो गया? मुड़ गया। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि प्रकाश का अपवर्तन कुछ नहीं है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग में विचलित हुआ कि नहीं हुआ? अपने मार्ग में विचलित हुआ, अपवर्तित हुआ, यही है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यही क्या आपका प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग में विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो किरण था आपका जो किरण था, इसे कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। ये आपका जो हो गया आपतन बिंदु हो गया, है ना। जहां यानी कि आपतित किरण जा करके जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से मैंने क्या किया? अभिलंब डाला, यानी कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अब देखिए, ये तो आपका जल था, प्रकाश को जाना था सीधे, लेकिन यहां से गया और यहां तो अपने मार्ग में विचलित हुआ, और विचलित होने के बाद क्या हुआ? अपने अभिलंब की तरफ मुड़ गया। अभिलंब की तरफ क्या हो गया? मुड़ गया। तो ये आपका हो गया अपवर्तित किरण। क्या हो गया? अपवर्तित किरण। वहां था परावर्तित किरण, यहां आपका अपवर्तित किरण। तो यहां भी अपवर्तन के दो नियम होगा। अपवर्तन कितने नियम होंगे? दो नियम होंगे। पहला आपका क्या होगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। वहां भी वही था, यहां भी सेम टू सेम है।
कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये जो अभिलंब है ना, ये तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। दूसरा क्या है कि आपतन कोण, देखिए यहां बनेगा आपका आपतन कोण बनेगा, और यहां बनेगा, इसे आई से इंडिकेट करते हैं, यहां बनेगा आपका अपवर्तन कोण बनेगा, है ना। आपतन कोण यानी कि किन्हीं, कहने का मतलब क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण ज्या और अपवर्तन कोण ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। यानी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं। म्यू से इंडिकेट करेंगे, क्या इंडिकेट करेंगे, साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आर। यानी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। यानी कि म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर होगा, समझ गया ना। यानी कि यहाँ 60 का कोण बनेगा तो यहाँ 30 का बनेगा, या 30 का बने तो यहाँ 60 का बने, उसके पॉइंट्स हम आसानी से निकाल लेंगे। अब म्यू क्या होगा, आपका अपवर्तनांक होगा, म्यू क्या होगा, आपका अपवर्तनांक होगा। और इस रेशियो को सबसे पहले स्नेल ने बताया था, इसीलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों में आपतन कोण ज्या और अपवर्तन कोण ज्या का अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होगा, और यह नियतांक जो होगा किसी अपवर्तनांक के बराबर होगा। इससे हम लोग अपवर्तनांक भी निकाल लेते हैं। अब आप लोग पूछिएगा कि अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए, तो अपवर्तनांक जो होता है ना, अपवर्तनांक की सहायता से हम इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज कितना शाइनिंग करता है, कोई चीज कितना चमकता है। जैसे कि हीरा का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, 2.42 के करीब होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है। तो हीरा बहुत ज्यादा शाइनिंग करता है ना। वायु का अपवर्तनांक, जैसे कि आपका जो वायु होता है, जो आपका वायु होता है उसका होता है अपवर्तनांक 1.008 समथिंग होता है, तो ये भी करता है शाइनिंग। वैसे आपका पानी होता है, जैसे उसी प्रकार का कांच होता है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है। यानी कि अपवर्तनांक के निर्धारित करता है कोई वस्तु कितना शाइनिंग करता है, कितना चमकता है, ठीक है ना। ऐसे का अपवर्तनांक का परिभाषा भी होता है कि शून्य में प्रकाश का वेग तथा उस वस्तु में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो उसके विषय में थोड़ा बाद में बात करूंगा। तो ये समझ गए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम होते हैं। ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका अपवर्तित किरण हो गया, और साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू होगा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब कुछ पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई दो माध्यम चाहिए, एक होगा आपका विरल माध्यम, एक होगा आपका सघन माध्यम, एक होगा विरल, एक होगा सघन। अब ध्यान देते हैं कि विरल माध्यम क्या और सघन माध्यम क्या। देखिए, तो ये जो आपका हवा था, हवा में प्रकाश का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है, हवा प्रकाश का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसके नीचे आएंगे तो ये समझिए कि आपका जल है, जल में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है। यहाँ होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम होता है उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। तो ये आपका सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। अब ध्यान देते हैं क्या, ये समझिए कि आपका यहां से कोई प्रकाश किरण आया यहां आपतित किरण हो गया, ये आपका आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु से मैंने क्या किया, अभिलंब खींच दिया। तो प्रकाश किरण जो ना विरल माध्यम से कहा गया सघन माध्यम में, तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ क्या होगी, मुड़ जाएगी। इसको जाना चाहिए तो सीधे, लेकिन सीधे नहीं गया, और यहां अभिलंब की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया। ये आपका अभिलंब था, इसकी तरफ क्या हो गया, मुड़ गया। यानी कि आपको अपवर्तन कोण, आपको जो है प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियमों को याद करना पड़ेगा। क्या कि जब प्रकाश किरण जो होगा ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं, यानी कि ज्यादा प्रकाश, जिसमें ज्यादा प्रकाश की स्पीड होता है, वह जब कम प्रकाश की स्पीड में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है। यानी कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन जब क्या होगा, जब देखिएगा यदि हम यहां डाल देते हैं आपका जल, यहां क्या डाल देते हैं, जल, और यहां डाल देते हैं आपका हवा। सपोज करके हम उल्टा कर दिया, क्या कर दिए, उल्टा। सपोज करके मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, समझिए। ये आपका हो गया हवा, ठीक है, समझिए। तो अब देखिए क्या होगा, अब प्रकाश कहां से आ रहा है, जल से निकलेगा। जल से जब प्रकाश किरण निकलती है तो यहां से आपतित किरण हुआ, ये आपका आपतन बिंदु हुआ, ये आपका अभिलंब हुआ। देखिए, तो ये आपका सघन माध्यम हो गया, ये आपका विरल माध्यम हो गया। क्यों, क्योंकि प्रकाश की स्पीड ज्यादा ना है। तो जब प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। अभिलंब से क्या करेगी, दूर भागेगी। यानी कहने का मतलब अभिलंब से दूर भाग के हम लोग को दिखाई देगी। इसको जाना चाहिए था ऐसे,
लेकिन जाएगा इसे, जाएगा ऐसे। अभिलंब से क्या हो गया, ये दूर भागा। अभिलंब से क्या हो गया, देखिए दूर भागा ना, अभिलंब से दूर भागा। यहाँ हो गया आपतन कोण और यहाँ होगा आपका अपवर्तन कोण। यहाँ क्या होगा, आपका अपवर्तन कोण होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या समझे कि जब प्रकाश किरण जो होगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से क्या होगा, यह दूर भागेगा। इसी कारण से जो होता है ना, जब पानी में हम लोग सिक्का डालते हैं तो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता, क्या होगा, उठा हुआ प्रतीत होगा। या जब पानी में हम लोग जो है स्टिक हो या कोई डंडा को डालेंगे, डंटी को डालेंगे तो वो भी क्या होगा, वो तिरछा दिखाई देता है। क्या होता है, तिरछा दिखाई देगा। या क्या होता है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो होता है ना, सूर्य जो होता है 2 मिनट पहले दिखाई देता है, 2 मिनट पहले दिखाई देगा, या सूर्यास्त के समय 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। समझ गए ना। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग अपवर्तनांक के विषय में बात कर चुके थे। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक उस चीज को निर्धारित करता है कोई चीज कितना चमकेगा, कितना शाइनिंग करेगा। या हम लोग परिभाषा के तौर पर कहते हैं कि शून्य में प्रकाश वेग, शून्य क्या, निर्वात, निर्वात में प्रकाश का वेग तथा उस माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या करते हैं हम लोग, अपवर्तनांक करते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं। अब बात समझते हैं कि अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक तो आप समझिए कि म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई इक्वल टू साइन आर। एक तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। या हम लोग अपवर्तनांक एक और फॉर्मूला देखते हैं क्या है कि म्यू इक्वल टू क्या होगा आपका, उस माध्यम में प्रकाश का वेग बट्टा उस माध्यम में प्रकाश वेग, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग तथा उस माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ये भी समझ गए। अब देखिए एक होता है क्या कि म्यू इक्वल टू क्या होगा, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई इक्वल टू की बट्टा क्या होगा, आभासी गहराई, आभासी गहराई। ये भी क्या होता है आपका, इहो आपका अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सपोज करते हैं कि कोई वस्तु जो है पानी में डूबा हुआ, पानी में क्या है, डूबा हुआ, तो उसका वास्तविक गहराई कुछ होगा, वास्तविक गहराई सपोज करिए कि 40 होगा। कितना होगा, 40, और आपको दिखाई कितना देगा, 30। कितना दिखाई देगा, 30। यानी कि वो डूबा हुआ रियल में 40 फीट नीचे डूबा हुआ है, लेकिन आपको दिखाई कितना देगा कि 30 फीट नीचे डूबा हुआ है। समझ गए ना। और वहां छलांग लगेगा, पटाख से क्या होगा, डूब जाइएगा। इसी कारण से वो दिखता कुछ है लेकिन रियल में कुछ होता है। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3, यानी कि 1.133। ये आपका क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया। ऐसे पानी का अपवर्तनांक होता है, कोई रियल नहीं हो सकता, लेकिन इस पॉइंट से आपका हो गया। यह समझाने के लिए मैंने केवल बताया था कि वास्तविक इसका 440 होगा, आपको प्रतीत कितना होगा, 30 होगा। इसी कारण देखिएगा जब पानी में जब मछली तैरता है ना, वो रियल में कहीं और होता है, लेकिन हमको आभासी दिखाई देता है क्या, कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ, ऊपर क्या उठा हुआ है, लेकिन रियल में क्या होता है, थोड़ा वो नीचे की तरफ होता है। समझ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग लेंस के विषय में। किस किस में बात करेंगे, लेंस। अब लेंस क्या, वहां था दर्पण, यहां होगा लेंस, वहां था दर्पण, यहां होगा लेंस। अब देखिए लेंस जो होता है ना, 2 पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ वो भाग होता है। लेंस जो होता है कि 2 पारदर्शी माध्यम से घिरा वो भाग होगा। देखिएगा पारदर्शी है, यानी कि प्रकाश को आर पार होना चाहिए ही चाहिए, तभी यहां प्रकाश का, तभी लेंस से अपवर्तन होगा, नहीं तो अपवर्तन हो ही नहीं सकता। समझ गए ना। इसलिए किन्हीं 2 पारदर्शी माध्यम से घिरा वह भाग जिसका कम से कम एक भाग क्या हो, वक्रित हो। इसका कम से कम क्या हो, एक भाग वक्रित हो। कहने का मतलब क्या है कि 2 पारदर्शी माध्यम, समझ के कि आपका पारदर्शी माध्यम हो गया, और ये 2 पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ भाग जिसका कम से कम एक भाग क्या हो, वक्रित हो, या दोनों भाग वक्रित हो सकता है। समझ गए ना। तो ये आपका कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। या देखिए इसका वक्रित है ना, ये भी भाग वक्रित है, ये भी भाग वक्रित है। या आपका इस पॉइंट से आपका भी हो सकता है, इसका विभाग क्या वक्रित, ये उल्टा हो गया, क्या हो गया, उल्टा, ये भी वक्रित है ना। तो ये क्या आपका लेंस है। जानते हैं जब लेंस को हम टुकी टुकी के तौर पर काट देंगे, जब लेंस को चुकनी चुकनी चूर कर देंगे ना, तो उसका जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा होगा सब एक लेंस की भांति कार्य करेगा, लेंस की भांति कार्य करेगा, नहीं तो प्रिज्म की भांति ही काम करेगा। ठीक है। देखिए तो लेंस जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। लेंस किसे कहते हैं समझ गया, कि 2 पारदर्शी माध्यमों से घिरा वह भाग जिसका कम से कम एक भाग वक्रित हो। समझ गया ना। ये आपका लेंस हो गया। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, इसके किनारे का भाग, ये आपका किनारा क्या है, किनारा, इसके किनारे का भाग क्या होता है, पतला। देखिए किनारे का भाग क्या है, पतला, और बीच का भाग क्या होता है, मोटा। बीच का भाग मोटा है कि नहीं, मोटा, मोटा है ना। बीच का भाग होता है मोटा
और किनारे का भाग होता है पतला। अर्थात वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग होता है पतला और जिसके किनारे का भाग होता है पतला और बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस में जानते हैं इसका उल्टा होता है। देखिए इसके किनारे का भाग क्या है, चौड़ा, किनारे का भाग क्या है, चौड़ा, लेकिन बीच का भाग क्या है, पतला। इसके कंपेयर में तो पतला है ना, इसके कंपेयर में क्या है, पतला। यानी कि वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग चौड़ा हो तथा बीच का भाग पतला हो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन अवतल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होती है, इसका फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में जो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना, वो भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, निगेटिव होती है। क्षमता क्या होती है, निगेटिव होती है। अब देखिएगा उत्तल लेंस जो होता है ना, किसी भी वस्तु का उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा, वहां प्रतिबिंब मैंने बताया था ना, इसी का यहां समझिएगा। उत्तल लेंस में बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी बनता है। यानी कि वास्तविक बनाएगा और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है आपका उत्तल लेंस बनाता है। और वहां को बना रहा था, अवतल दर्पण बना रहा था। इसको ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस में बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो आपका वास्तविक भी बनता है और आपका आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। और जानते हैं उत्तल लेंस में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है यह वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा, वस्तु से छोटा ही बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बनाएगा। यानी कि तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, बराबर, छोटा और बहुत बड़ा भी बनाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस का उपयोग जो है ना हम लोग माइक्रोस्कोप में करते हैं, या माइक्रोस्कोप में तो करवे करते हैं, टेलीस्कोप में भी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, टेलीस्कोप में करते हैं। और जानते हैं उत्तल लेंस का उपयोग जो हम लोग दूर दृष्टि दोष के निवारण में भी हम लोग उत्तल लेंस का ही उपयोग करते हैं। यानी कि दूर दृष्टि दोष के निवारण में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस जो होता है ना आपका, जो देखिएगा ठंडा का मौसम चल रहा है तो जो ओस की बूंदे होती है, जो आपका ओस का बूंद होता है ना, उसमें भी हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उसमें क्या करेंगे, वह भी उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। यानी कि जो ओस की जो बूंदे होती है वह आपका उत्तल लेंस के भांति क्या काम करता है। अब बात करते हैं अवतल लेंस का। देखिए तो अवतल लेंस समझ गए, इसके किनारे का भाग पतला होता है, इसके किनारे के भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, तथा बीच का भाग क्या होता है, पतला होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस जो होता है ना, अवतल लेंस का उपयोग जो होता है हम लोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। या अवतल लेंस का जो उपयोग होगा हम लोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं। निकट दृष्टि दोष में भी हम लोग जो है ना अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। या अवतल लेंस का उपयोग जो होगा ना बड़ी बड़ी वस्तुओं को छोटी छोटी करके देखने के लिए हम लोग मोटा मोटी अवतल लेंस का उपयोग कर सकते हैं। और जो पानी का जो बूंदे होता है ना, पानी की जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। देखिएगा जो पानी का जो बुलबुला होता है, जैसे कि कहीं ढेका को मार के देखिएगा तो वहां क्या निकलता है, पानी का बुलबुला निकलता है ना। तो जो पानी का जो बुलबुला होता है ना वो अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। ठीक है, यहां तक देख लिए। आपसे पूछेगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर तो लिख दीजिएगा। और जानते हैं अवतल लेंस जो होता है ना किसी भी वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। केवल कैसा बनाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक बोले तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है ना वस्तु से छोटा बनाता है। हमेशा क्या बनाएगा, वस्तु से छोटा ही बनाएगा, बड़ा नहीं बनाता। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये आपका हुआ उत्तल लेंस। सपोज करिए ये आपका क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस में चूंकि यह गोले, यह जो है ना इसमें दो गोले का भाग है ना, दो गोले का भाग। मैंने दर्पण में बताया था ना कि गोला किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग हो। तो आपको ध्यान दे रहे हैं ना, एक देखिए ये खोखले गोले का एक भाग हो गया और देखिए एक खोखले गोले का एक भाग हो गया, यानी कि दो पार्ट इसमें है कि नहीं है। तो दो पार्ट है ना, इसी कारण से इसकी दो वक्रता त्रिज्या होती है, दो वक्रता केंद्र होते हैं। दो गो वक्रता केंद्र होगा, दो गो वक्रता त्रिज्या होगा और दो गो इसका फोकस होता है, दो इसका फोकस होता है। समझ गए ना, क्योंकि इसका दो पार्ट बना हुआ। अब ध्यान देते हैं, सपोज कि इस लेंस का यह वक्रता केंद्र हो गया और इस लेंस का यह वक्रता केंद्र हो गया। और जब दोनों वक्रता केंद्र को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य आपका अक्ष हो गया। क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये हो गया दर्पण का केंद्र हो गया, दर्पण का केंद्र हो गया। अब बात समझते क्या है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरण, जैसे देखिए मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरण ये आपका लेंस से टकराएगा।
लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, प्रकाश का इसमें अपवर्तन होगा, यह अपने मार्ग में क्या होगा, विचलित होगा। और विचलित होने के बाद क्या होगा, जैसे विचलित होगा उसके बाद क्या होगा, यह जो होगा ना, विचलित होने के बाद क्या होगा, इस पॉइंट से गुजरेगा, गुजर गया, वहां गया ना। अब देखिए फिर जो है यहाँ आएगा, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फिर जो है इस पॉइंट पर टकराने के बाद अपने मार्ग में क्या होगी, विचलित होगी, और विचलित होने के बाद जो है इस पॉइंट पर मिल जाएगा। समझ गए ना, इस पॉइंट पर क्या हो गया, मिल गया। ये आपका हो गया फोकस, क्या हो गया, फोकस। तो बात क्या समझिएगा यहाँ थोड़ा, कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जाके मिलती है। क्या होती है, मिलती है, यानी कि अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है, अभिसरित होती है। इसी कारण से उत्तल लेंस को अभिसायी लेंस भी कहते हैं। यानी कि उत्तल लेंस को अभिसायी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरण जो होती है, प्रकाश की जो किरण होती है, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जाके मिलती है। इसी कारण से क्या कहते हैं, इसको आप अभिसरित लेंस भी कहते हैं। लेकिन अवतल लेंस में ऐसा नहीं होता, अवतल लेंस को अपसायी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में देखिएगा, ये आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, यहाँ जो है ना मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण जो होती है ना, यह बाहर की तरफ लेंस से अपवर्तन के बाद जो होगा ना, बाहर की तरफ क्या होती है, बाहर की तरफ फैलती हुई चली जाती है। जो आएगा इस तरफ से क्या होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, आपका फैलती हुई चली जाती है, बाहर की तरफ क्या होगा, फैलती हुई चली जाती है। देखिए, यानी कहने का क्या मतलब है कि जब अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण जो है लेंस से अपवर्तन के बाद जो है बाहर की तरफ क्या होती है, फैलती हुई चली जाती है। यानी कि अपने प्रकाश को क्या कर रहा है, फैला रहा है, अपसारित कर रहा है। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, अपसायी लेंस कहते हैं। क्योंकि अपसारी का मतलब ही होता है कि प्रकाश को क्या करना है, फैला देना। समझ गए ना। यानी कि अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसायी लेंस बोलते हैं, और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसरित लेंस बोलते हैं। क्यों कहते हैं, समझ गए। अवतल लेंस को अपसायी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की जो किरण होती है, यह लेंस से अपवर्तन के बाद जो होगा बाहर की तरफ फैलती हुई चली जाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अपसायी लेंस कहते हैं। लेकिन यह बाहर की, लेकिन यहाँ क्या होती है, मिलती हुई मुख्य फोकस पर क्या होती है, प्रतीत होती है। यानी कि मुख्य फोकस से क्या हो गया, प्रकाश जो बाहर की तरफ निकल के फैलते हुए चला जा रहा है। इसी कारण से इसको अपसायी लेंस कहते हैं। और यहाँ क्या रहा, अभिसरित हो रहा मुख्य फोकस पर, इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, अभिसायी लेंस कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो है दोस्तों, अब देखते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में किस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है, यह वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा ही बनता है, वस्तु से बड़ा ही बनता है, वस्तु के बराबर ही बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है। अब देखते हैं कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। चलिए अब देखते हैं। सपोज करिए कि यहाँ आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया दर्द लेंस का आपका। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि उत्तल लेंस में आखिर जो है किस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। पहले ध्यान दीजिएगा कि ये आपका उत्तल लेंस है, ये लेंस का आपका मुख्य केंद्र हो गया, या लेंस का क्या हो गया, आपका मुख्य भाग, यानी कि लेंस का केंद्र हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो फोकल लेंथ होता है। इस तरफ आइएगा तो आपको f1 मिलेगा, इस तरफ आइएगा तो आपको f2 मिलेगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ आपको f1 मिलेगा और यहाँ आपको f2 मिलेगा, दो फोकल लेंथ मिलेंगे। यहाँ आपको f2 मिलेगा और यहाँ आपको 2f2 मिलेगा। यानी कि आपका दो फोकल लेंथ इधर मिलेगा, दो फोकल लेंथ उधर मिलेगा। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या आपका मुख्य अक्ष हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब पॉइंट समझते हैं। जिस प्रकार उत्तल दर्पण में, जिस प्रकार अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता था, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनेंगे। और यहाँ जो है, वहां भी हम वस्तु को अनंत पर रख रहे थे, यहाँ भी पहले वस्तु का रखेंगे हम अनंत पर रखेंगे। पहले जो वस्तु का रखेंगे अनंत पर रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 पर बनेगा। ध्यान समझिएगा, जब किसी वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 पर बनेगा। यानी कि अनंत पर रखें तो f2 बना, कैसा बना, वास्तविक के उल्टा बना तथा वस्तु से
छोटा बना, बहुत छोटा बना, यानी कि पहला पोजीशन अनंत रहेगा तो पहला पोजीशन में प्रतिबिंब बनेगा, F2 पर प्रतिबिंब बनेगी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब जो है हम वस्तु को अनंत तथा 2F1 के बीच डालते हैं, कब डालते हैं? अनंत तथा 2F1 के बीच में डालते हैं, यानी कि दूसरा पोजीशन डालते हैं, तो प्रतिबिंब जो होगा ना आगे की तरफ घसक के कहां चल जाएगा? F2 M2 के बीच में आगे के मूव करेगा और चल जाएगा F2 M2 के बीच में। दूसरा पोजीशन होगा वस्तु से छोटा बनेगा, ये था बहुत छोटा, ये क्या आपका छोटा बनेगा, क्या होगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगी। अब ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को हम 2F1 पर लाते हैं, कहां लाते हैं? 2F1 पर लाते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो है 2F2 की ओर जाएगा, यानी कि एक और आर खसक जाएगा आगे और चल जाएगा कहां? 2F2 की ओर चला जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा पोजीशन। यहां क्या होगा? प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार के बराबर बनेगी, वास्तविक तथा उल्टा बनेगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा? जब वस्तु को जो है ना 2F1 और F1 के बीच में डालेंगे, यानी कि 2F1 और F1 के बीच में डाल दिए, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा ना 2F2 और अनंत के बीच चला गया, एक और आगे खसक कहां चला गया? 2F2 और अनंत के बीच चला गया। वस्तु से बड़ा वास्तविक एवं उल्टा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगी। अब ध्यान देते हैं कि जब वस्तु को हम F1 पर डालेंगे, कहां डालेंगे? F1 पर डालेंगे, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगी, वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगी, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगी। अब इसको आपको ध्यान कैसे रखना है, इसको ध्यान दीजिएगा कि आखिर आप इसको याद कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे याद करेंगे इसे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यही काम करना है क्या कि आपको सबसे पहले आपको उत्तल लेंस बना लेना है। उत्तल लेंस बनाने के बाद ये आपका लेंस का मुख्य भाग हो गया, लेंस का केंद्र हो गया। लेंस का केंद्र करने के बाद इसका मुख्य अक्ष पाना है। मुख्य अक्ष पाने के बाद यहाँ आपको लिखना है F1 और यहाँ लिखना है आपको F2। फिर यहाँ चलिएगा आगे तो यहाँ लिख देना आपको 2F1, यहाँ लिखिएगा 2F1 और यहाँ लिख दीजिएगा आप 2F2, लिख दीजिएगा 2F2। इसको थोड़ा आगे बढ़ाइएगा और ले जाइएगा अनंत तक ले, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइएगा ले जाइएगा अनंत तक ले, ठीक है, अनंत तक ले। अब क्या करना? अनंत तथा 2F2 के बीच में एक पॉइंट लेना, अनंत तथा 2F1 के बीच एक पॉइंट लीजिएगा, फिर 2F1 तथा F1 के बीच एक पॉइंट लीजिएगा। यहाँ जाइएगा तो F2 तथा 2F2 के बीच एक पॉइंट लीजिएगा और यहाँ 2F2 तथा अनंत के बीच में पॉइंट लीजिएगा। अब कुछ नहीं करिएगा, यहाँ इंडिकेट करना आपको 1, यहाँ इंडिकेट करेगा 2, यहाँ इंडिकेट करेगा 3, यहाँ करेगा 4, यहाँ करेगा 5, यहाँ करिएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यानी उल्टा लेकर चलना, समझ गए ना? यहाँ से स्टार्ट करके जाना है बढ़ते हुए क्रम में और यहाँ से स्टार्ट करके जाना है बढ़ते हुए क्रम में। अब ध्यान दीजिएगा, जब अनंत रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर, जब अनंत तथा 2F1 के बीच में नहीं कि दूसरा पोजीशन तो हो गया F2 तथा 2F2 के बीच में दूसरा पोजीशन। जब 3 पर रखेंगे नहीं कि 2F1 पर रखेंगे तो बनेगा 2F2 बनेगा, 2F2 पर बनेगा। और जब 4 पोजीशन रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 4 पर बनेगी। जब इसको हम F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? अनंत पर चला जाएगा। बस वही काम करिएगा। यहाँ सब वस्तु का आकार क्या होगा? सेम होगा। वस्तु का आकार क्या होगा? यहाँ सेम होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? वस्तु का आकार सबसे पहले क्या होगा? छोटा, फिर होगा इससे थोड़ा बड़ा, फिर होगा वस्तु के बराबर, फिर होगा वस्तु से बहुत बड़ा, फिर होगा वस्तु से बहुत बड़ा। यही काम करना है और आपको ध्यान देना है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में जो वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का आकार बनता है, कब? जब हम वस्तु को रखते हैं 2F1 पर, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के आकार के बराबर 2F2 पर बनता है। आपको बस ये 2 पॉइंट ध्यान देना है। अब इसका चित्र कैसे ड्रॉ करेंगे, 1-2 एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आखिर जो है उत्तल लेंस में बने हुए प्रतिबिंब का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ध्यान देते हैं। देखिए, उत्तल लेंस में बने हुए प्रतिबिंब का चित्र बनाने के लिए आपको 2 चीज ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कि इसमें 2 समानांतर किरणें आएगी। एक किरण आएगा जो लेंस से अपवर्तन, लेंस से टकराएगा और लेंस से टकरा करके अपवर्तित होगा और जो है आपका F2 से गुजरेगा। किससे गुजरेगा? F2 से एकदम गुजरना एकदम फिक्स है। और दूसरी का जो होगा ना आपका लेंस के केंद्र से अपवर्तित होकर आगे की मूव करेगा। लेंस के जो केंद्र है ना, इस केंद्र से अपवर्तित होगा। अब ध्यान देते हैं और बनाते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि उत्तल लेंस आपका है। उत्तल लेंस में जब हम किसी वस्तु को, उत्तल लेंस में किसी वस्तु को हम रखते हैं 2F1 पर। कहाँ रखते हैं? 2F1 पर, यानी कि ये आपका मुख्य केंद्र हो गया, ये आपका हो गया F1, यहाँ हो गया आपका F2, ये हो गया आपका 2F1 और ये आपका हो गया 2F2, हो गया ना? तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं हम 2F1 पर रख दिए। कहाँ रख दिए? 2F1 पर। तो जाहिर सी बात है, जब 2F1 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनेगी ना? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ
यहाँ से आएगा आपतित किरण आया, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण आया। आपतित किरण आने के बाद क्या होगा आपका, टकराएगा, किससे टकराएगा, लेंस के बिंदु से टकराएगा, यानी कि यहाँ अपवर्तित होगा। क्या होगा, यहाँ अपवर्तित होगा, और अपवर्तित होने के बाद क्या होगा, जाएगा मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस से कहाँ जाएगा, वस्तु प्रतिबिंब को टच करके आगे निकल जाएगा। समझ गए ना, यानी कहने का क्या मतलब है, यहाँ वस्तु था, वस्तु से आपतित किरण, आपतित किरण आने के बाद क्या होगा आपका, लेंस से टकराएगा, लेंस से टकराएगा तो जाहिर सी बात है अपवर्तित होगा, अपने मार्ग में विचलित हुआ, मुख्य फोकस को टच किया, प्रतिबिंब को टच किया और निकल गया आगे की तरफ, निकल गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ दूसरा किरण क्या होगी, आएगा और लेंस का जो है ना आपका केंद्र से टकराएगा, लेंस का केंद्र से टकराएगा, उसके बाद क्या करेगा आपका, प्रतिबिंब को टच करते हुए भी निकल जाएगा, प्रतिबिंब को टच करते क्या होगा, इहो निकल जाएगा। देखिए निकल गया ना, ये आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत या नहीं है। अगला देखते हैं, यानी कि दो किरण आपको लेना है, पहला मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा, लेंस टकराएगा, मुख्य फोकस को टच करेगा और प्रतिबिंब को टच करेगा। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा क्या होगा आपका, आएगा लेंस के केंद्र से टकराएगा, और लेंस के केंद्र से टकराने के बाद फिर क्या होगा, प्रतिबिंब को टच करेगा और आगे निकल जाएगा। अब देखते हैं आगे, एक और मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करिए कि जब हम किसी वस्तु को 2f1, जब हम किसी वस्तु को 2f1 तथा f1 के बीच रखते हैं, कहाँ रखते हैं, 2f1 तथा f1 के बीच में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु को हम 2f1 तथा f1 के बीच में यहां रख दिया, सपोज करिए तो जब किसी वस्तु को हम 2f1 तथा f1 के बीच में रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है 2f2 तथा अनंत के बीच, यानी कि 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। बना दिया मैंने प्रतिबिंब। अब ध्यान देते हैं, अब यहाँ क्या होगा, ये आया प्रकाश किरण, समानांतर प्रकाश किरण आया, लेंस अपवर्तित होगा, लेंस अपवर्तित बाद अपने मार्ग में क्या होगा, विचलित होगा, विचलित होने के बाद होगा यह आपका टकराएगा मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से टकराने के बाद क्या होगा, फिर प्रतिबिंब को टच करके निकल जाएगा, प्रतिबिंब को टच करके क्या होगा, निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो किरण होगा आपका आएगा और किससे टकराएगा, लेंस के केंद्रीय भाग से टकराएगा, यहाँ आएगा लेंस के केंद्रीय भाग से टकराएगा, लेंस के केंद्रीय भाग से टकराने के बाद फिर प्रतिबिंब को टच करेगा, और प्रतिबिंब का कौन है, प्रतिबिंब से टच करेगा इस प्रकार और निकल जाएगा इस तरह से क्या होगा, निकल गया। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए लेंस में एक और स्पेशल शर्त होता है जिसमें जो होगा प्रतिबिंब जो होगा ना आपका आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगी, यानी कि काल्पनिक बनेगी। ध्यान देते हैं, देखिए एक शर्त है जहां लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है ना काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा इससे, ये आपका देखिए दोस्तों, अब एक शर्त आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि जब किसी वस्तु को ना उत्तल लेंस में, जब किसी वस्तु को f1 तथा लेंस के बीच रखते हैं, यानी कि f1 है और लेंस के बीच किसी वस्तु को रख दिया, रख देंगे ना यहाँ रख देंगे, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ना, इसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे, यानी कि ये वस्तु है इसके पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा, यानी कि काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। कब, जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को f1 तथा लेंस के बीच में रखेंगे तब बनेगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से किरण निकलेगा, जाएगा, लेंस टकराएगा, लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, अपवर्तित होगा, अपवर्तित होने के बाद क्या होगा, यह मुख्य फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। और दूसरा किरण क्या होगा, लेंस के केंद्र से टकराएगा, लेंस के केंद्र से टकराएगा, और क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ से क्या होती है, आभासी होती है, यानी कि प्रतीत होती है, आते हुए क्या होती है, प्रतीत होती है, आते हुए क्या होगी आपका, प्रतीत होगी, इसलिए इसको भी क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां से क्या होगा, आते हुए क्या होता है, प्रतीत होता है। आते हुए क्या होगा आपका, प्रतीत होगा। चलिए ये आपका हो गया पॉइंट। अब ध्यान देते हैं आगे, अब ध्यान देते हैं आगे अवतल लेंस की तरफ। देखिए दोस्तों, अवतल लेंस में बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है ना, हमेशा काल्पनिक होगा, सीधा होगा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे। अब है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होती है, थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे क्रांतिक कोण के विषय में। पहले आप ध्यान समझिएगा कि क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा ना, जब प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग में विचलित होगा,
विचलित होगा, और विचलित होकर क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। तो ये तो आपका नॉर्मल आपका अपवर्तन हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल आपका अपवर्तन हो गया। लेकिन क्रांतिक कोण में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की जो किरण होगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो यहाँ जो होगा आपका अपवर्तन कोण जो होता है ना, यह तल के साथ, तल जो आपका अपवर्तन कोण होगा वह तल से होते हुए निकल जाता है, और अभिलंब तथा तल के बीच में 90 डिग्री का कोण आता है। कौन, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण जो होता है ना, ये देखिए तल है, ये क्या आपका है, अभिलंब है। ये दोनों के बीच कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब ये कैसे हो गया, ध्यान समझते हैं। क्या होता है ना कि जब आपतन कोण जो होता है, यह जो होता है आपका तल के साथ कम कोण बनाता है। क्या बनाता है, बहुत कम कोण बनाता है। तो कम कोण बनाता है ना, तो बहुत ज्यादा अपने मार्ग में विचलित होता है, और इतना ज्यादा विचलित होता है और अभिलंब से इतना दूर भाग जाता है, यह तल को टच करते हुए क्या होता है, निकल जाता है। तल को टच करते हुए निकल जाता है, और अभिलंब के साथ कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण बनते हैं, अर्थात क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या होता है क्रिटिकल एंगल, यानी कि जब प्रकाश किरण जो होगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तब जो है यह जो है अपने मार्ग में विचलित होते हुए यह जो होता है तल के साथ अपवर्तित कर निकल जाता है, तथा अभिलंब के साथ क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। यही आपका क्रांतिक कोण। अब ध्यान देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब देखते हैं दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कुछ नहीं होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, इसमें जो होते हैं ना, आपतन कोण का जो मान होता है ना, वह क्रांतिक कोण का मान से क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या होती है, प्रकाश जो होती है ना, पुनः उसी दिशा में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है 2 शर्त चाहिए। पहला क्या कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा क्या है कि आपतन कोण का जो मान होगा वह क्रांतिक कोण के मान से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी पूर्णांतिक परावर्तन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन वैसी घटना है जिसमें आपतन कोण का मान जो होता है, आपतन कोण का मान जो होगा क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होता है। इसी कारण से जो होता है प्रकाश जो होगा दूसरे माध्यम में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरा जो होता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अब हीरा क्यों चमकता है, क्योंकि हीरा का एक तो क्रांतिक कोण का मान बहुत ज्यादा होता है, शायद 24 होता है, यानी कि 24.5 के करीब होता है। साथ ही साथ क्या होता है, हीरा का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, 2.42 के करीब होता है। यानी कि हीरा का अपवर्तनांक भी ज्यादा, हीरा का क्रांतिक कोण भी ज्यादा। साथ साथ क्या होता है, हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। इसी कारण से हीरा क्या होती है, चमकीला दिखाई पड़ता है। और रात के तारे को टिमटिमाना, रात को जो तारा टिमटिमाता है वो भी क्या आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, तारा टिमटिमाता है। ऊपर से क्या होगा आपका, तारा टिमटिमाना हो गया। ऊपर से क्या होगा, कहीं कहीं रेगिस्तान में जो होता है ना, ऐसा महसूस होता है कि सामने क्या पानी है, लेकिन पानी फील नहीं होता, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता। लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है वास्तविक में। तो यह भी जो घटना घटित होती है, यह भी क्या होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। साथ साथ क्या होता है, कभी कभी देखिएगा कि जो टूटा हुआ कांच होता है ना, बहुत ज्यादा शाइनिंग करता है, बहुत ज्यादा चमकता है। यानी कि टूटा हुआ कांच जो चमकता है ना, वो भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या है, टूटा हुआ कांच चमकता। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे, एक है आपका आवर्धन। क्या है, आवर्धन। तो आवर्धन क्या, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए आवर्धन कुछ नहीं है, मैंने अभी बताया आपको कि आवर्धन क्या होता है। इससे पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बना है यह वस्तु से कितना गुना बड़ा बना या कितना गुना छोटा बना, वैसे को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। या प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात तो क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपका है कि m बराबर क्या होता है, v बटा u होता है। वह माइनस में था या प्लस में है, या m बराबर क्या होगा, h डैश बटा h होता है। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात तो क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। और आपका क्या, लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता कुछ नहीं होता, लेंस की जो क्षमता होती है ना, इससे निर्धारित करते हैं कि कोई प्रकाश जो होगा उस लेंस से कितना परावर्तित हो सकती है, कितना ज्यादा अपवर्तित हो सकती है, वही निर्धारित करता है लेंस की क्षमता। यानी कि लेंस की क्षमता से हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई किरण जो होगा जब उस लेंस से गुजरेगा तो कितना अपवर्तित कर सकती है, कितना ज्यादा अपवर्तित करेगी, समझ गए ना। और लेंस की जो क्षमता होती है ना, यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम से निकालते हैं। फोकल लेंस क्या होते हैं, फोकल लेंथ के व्युत्क्रम समझते हैं ना, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी कि जो लेंस की क्षमता को पी से इंडिकेट करते हैं, यानी कि मतलब होता है पावर। और यह जो होता है ना, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं,
क्षमता बोलते हैं, यानी कि लेंस का क्षमता बोलते हैं। इससे इसका ऐसे मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, या मीटर इनवर्स भी होता है। क्या होता है, मीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ कैसे मतलब क्या होता है, मीटर। इसको मीटर को क्या करेंगे, जब 1/मीटर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर का इनवर्स हो जाएगा। यानी कि फोकल लेंथ के वर्गीकरण को क्या बोलते हैं, लेंस का क्षमता बोलते हैं। इसका ऐसे मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है या मीटर इनवर्स भी होता है। आप लोग दो चीज ध्यान रखिएगा, क्या कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। यानी कि कहीं लिखा रहेगा +2 डायोप्टर तो समझिएगा क्या है, आपका उत्तल लेंस है। और कहीं आपका -2 डायोप्टर लिखा रहेगा तो समझिएगा कि आपका अवतल लेंस है। यानी कि अवतल लेंस की क्षमता होता है नेगेटिव और उत्तल लेंस की क्षमता होता है पॉजिटिव। समझ गए ना। साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि क्षमता जो होती है, लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा मीटर में होता है, कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होगा। जहां भी सेंटीमीटर में होगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा कि लेंस का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, आपका लेंस का फॉर्मूला होता है, जहां v क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, u क्या होता है, वस्तु की दूरी होता है, और f क्या होता है, आपका फोकल लेंथ होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये लेंस का फॉर्मूला। और दर्पण आता है तो क्या होता है, यहाँ प्लस हो जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के विषय में बात किया था और प्रकाश के अपवर्तन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग जो है मानव नित्य तथा वायुमंडलीय अपवर्तन के विषय में बात करेंगे, जो कि प्रकाश के चैप्टर 3, जो कि आपका प्रकाश का चैप्टर 3 होगा। तो आज के लिए इस वीडियो का यही समापन होता है। धन्यवाद।